नमस्कार विद्यार्थियों, आज के सत्र में आपका स्वागत है। आशा है कि आज के सत्र से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज के सत्र में हम केंचुआ के विषय में चर्चा करेंगे। आज के सत्र में हम केंचुए की बाह्य तथा आंतरिक आकारकी को समझेंगे और साथ ही हम केंचुए के आर्थिक महत्व को भी जानेंगे। आज के सत्र के अधिगम उद्देश्य हैं केंचुए और उसके आर्थिक महत्व को समझने में आपकी सहायता करना, केंचुए के आकार की अभिलक्षण को समझने में आपकी सहायता करना, केंचुए में पाई जाने वाली विखंडावस्था को समझने में आपकी सहायता करना, केंचुए के विभिन्न अंग तंत्रों को समझने में आपकी सहायता करना, केंचुए में पार निषेचन की प्रक्रिया को समझने में आपकी सहायता करना, आप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अवलोकन कौशल का विकास करना, कक्षा में प्राप्त किए गए ज्ञान को आपके दैनिक जीवन से जोड़ने में सहायता करना। बहुकोशिकीय प्राणियों में ऊतक संगठित होकर अंग और अंग तंत्र की रचना करते हैं। इस तरह का संगठन लाखों कोशिकाओं द्वारा निर्मित जीव की सभी क्रियाओं को अधिक दक्षतापूर्वक एवं समन्वित रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है। शरीर के प्रत्येक अंग एक या एक से अधिक प्रकार के ऊतकों से बना होता है। उदाहरणार्थ, हृदय में चारों तरह के ऊतक होते हैं: उपकला, संयोजी, पेशीय तथा तंत्रकीय ऊतक। ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद हम यह देखते हैं कि अंग और अंग तंत्र की जटिलता एक निश्चित इंद्रिय गोचर प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। यह इंद्रिय गोचर प्रवृत्ति एक विकासीय प्रवृत्ति कहलाती है। इस सत्र में आपको केंचुए के विभिन्न विकासीय स्तर के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें आपको शारीर अर्थात एनाटॉमी और आकारकी अर्थात मॉर्फोलॉजी के संगठन एवं क्रियाविधि के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। आकारकी आपको जीवों की बाह्य संरचना या बाह्य दिखने वाले आकार का अध्ययन कराती है। पौधों या सूक्ष्म जीवों के संदर्भ में आकारकी शब्द का वस्तुतः मतलब यही है। प्राणियों के संबंध में आकारकी का मतलब शरीर के बाह्य अंगों की बनावट या शरीर के बाह्य भागों का अध्ययन है। प्राणियों में शरीर का पारंपरिक मतलब आंतरिक अंगों की रचना के अध्ययन से है। अब आप केंचुए में आकारकी एवं शारीरिकी का अध्ययन करेंगे, जो अकेशरुकी का प्रतिनिधित्व करते हैं। केंचुए लाल भूरे रंग के स्थलीय अकेशरुकी प्राणी होते हैं, जो कि नम मिट्टी की ऊपरी सतह पर निवास करते हैं। दिन के समय में ये जमीन के अंदर स्थित बिलों में रहते हैं, जो कि ये मिट्टी को छेद कर और निगल कर बनाते हैं। बगीचों में ये अपने द्वारा एकत्रित उत्सर्जी मल पदार्थों के बीच ढूंढे जा सकते हैं। इन उत्सर्जी मल पदार्थों को क्रमीशिप्ति अर्थात वॉर्म कास्टिंग कहते हैं। फेरेटिमा व लिम्ब्रिकस सामान्य भारतीय केंचुए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम केंचुए के आकारकी के विषय में चर्चा करते हैं। इनका शरीर लंबा और लगभग 100 से 120 समान समखंडों अर्थात मेटामियर में बटा होता है। पृष्ठ तल पर एक गहरी मध्य रेखा पृष्ठ रक्तवाहिका दिखाई देती है। अधर तल पर जनन छिद्र पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यह पृष्ठतल से विभेदित किया जा सकता है। शरीर के अग्रभाग पर मुख एवं पुरोमुख अर्थात प्रोस्टोमियम होते हैं। पुरोमुख एक पाली अर्थात लोब है, जो मुख को मुंह से ढकने वाली फाननुमा संरचना है। यह फान मृदा दरारों को खोलकर कृमि को उसमें रेंग कर जाने में मदद करती है। पुरोमुख एक संवेदी संरचना है। शरीर का पहला खंड परितुंड अर्थात पेरिस्टोमियम या मुख खंड होता है, जिसमें मुख उपस्थित होता है। एक परिपक्व कृमि में एक चौड़ी ग्रंथिल गोलाकार पट्टी 14वें से 16वें खंड को घेरे रहती है। इन ग्रंथिल ऊतकों वाले खंडों को पर्याणिक अर्थात क्लाइटिलम कहते हैं। इस प्रकार शरीर 3 प्रमुख भागों अग्र पर्याणिका, पर्याणिक और पश्च पर्याणिक खंडों में विभेदित होता है। 5 से 9 खंडों में अंतरखंडीय खांचों के अधर पार्श्वीय भाग में
4 जोड़ी शुक्र ग्रह का रंध्र अर्थात स्पर्मथिकल अपर्चर स्थित होते हैं। एकल मादा जनन छिद्र 14वें खंड की मध्य अधर रेखा पर स्थित होता है। एक जोड़ा नर जनन छिद्र 18वें खंड के अधर पार्श्व में स्थित होते हैं। बहुत से छोटे छिद्र जिन्हें वृकक रंध्र कहते हैं अधर तल पर लगभग संपूर्ण शरीर पर पाए जाते हैं। इन छिद्रों के द्वारा उत्सर्गिकाएं शरीर के बाहर की ओर खुलती हैं। शरीर के प्रथम, अंतिम एवं पर्याणिक खंडों को छोड़कर समस्त देह खंडों में आकार के शूक अर्थात सीटे पाए जाते हैं, जो प्रत्येक खंड के मध्य में स्थित उपकला गर्त में धसे रहते हैं। शूक छोटी बाल के समान संरचना होती है जो कि फैल तथा सिकुड़ सकती है अर्थात गति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। केंचुए का शरीर एक पतली अकोशरिकीय परत से ढका रहता है जिसे उपत्वचा कहते हैं। इसके नीचे अधिचर्म, 2 पेशीय गोलाकार व लंबवत परतें तथा सबसे अंदर की ओर देह गुहीय उपकला पाई जाती है। अधिचर्म स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं की एक स्तर की बनी होती है जिनमें अन्य प्रकार की कोशिकाएं जैसे स्रावी ग्रंथि कोशिकाएं भी सम्मिलित हैं। आहार नाल शरीर के प्रथम से अंतिम खंड तक एक लंबी सीधी नाली के रूप में उपस्थित होती है। प्रथम खंड पर उपस्थित मुख प्रथम से तृतीय खंड में फैली मुख गुहा में खुलता है जो ग्रसनी की ओर अग्रसर होती है और चौथे खंड में खुलती है। ग्रसनी एक छोटी संकरी नलिका में खुलती है जिसे ग्रसिका कहते हैं। यह 5वें से 7वें खंड में पाई जाती है तथा एक पेशीय पेशणी अर्थात गिजार्ड 8वें और 9वें खंड तक चलती है। यह सड़ी पत्तियों और मिट्टी आदि के कणों को पीसने में मदद करती है। आमाशय 9 से 14 खंड तक स्थित होता है। केंचुए का भोजन सड़ी गली पत्तियां और मिट्टी में मिश्रित कार्बनिक पदार्थ होते हैं। आमाशय में स्थित कैल्सीफेरस ग्रंथियां ह्यूमस में उपस्थित यूमिक अम्लों को उदासीन बना देती है। आंत्र 15वें खंड से प्रारंभ होकर अंतिम खंड तक एक लंबवत नलिका के रूप में चलती है। 26वें खंड में आंत्र में से एक जोड़ी छोटी और शंक्वाकार आंतरिक अंधनाल निकलती है। आंत्र का विशिष्ट गुण जो 26 खंड से प्रारंभ होता है तथा अंतिम 23 से 25 खंडों को छोड़कर आंत्र की पृष्ठ सतह से आंतरिक वलन भित्ति मंच का पाया जाता है जिसे आंत्र वलन अर्थात टाइफोसोल कहते हैं। यह वलन आंत्र में अवशोषण में प्रभावी क्षेत्र में वृद्धि कर देता है। आहार नाल शरीर के अंतिम खंड पर एक छोटे छिद्र में खुलती है जिसे गुदा अर्थात एनस कहते हैं। केंचुआ कार्बनिक पदार्थों से भरपूर मृदा को भोजन के रूप में निगलता है। आहार नाल से गुजरते समय पाचक रस एंजाइमों का स्राव होता है जो कि पदार्थों के साथ घुल मिल जाता है। ये एंजाइम जटिल भोज्य कणों को सूक्ष्म अवशोषण योग्य कणों में बदल देते हैं। ये सरल अणु आहार नाल झिल्ली द्वारा अवशोषित करके उपयोग में लाए जाते हैं। फेरेटिमा केंचुए का रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है जिसमें रुधिर वाहिकाएं, केशिकाएं, हृदय होता है। बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र के कारण रुधिर हृदय तथा रक्त वाहिनियों तक ही सीमित रहता है। संकुचन रक्त परिसंचरण को एक दिशा में रखता है। सूक्ष्म रुधिर वाहिकाएं रक्त को आहार नाल, तंत्रिका रज्जु और शरीर भित्ति तक पहुंचाती है। रुधिर ग्रंथियां चौथे, 5वें और 6ठे देह खंड में पाई जाती हैं। ये ग्रंथियां हीमोग्लोबिन तथा रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करती हैं जो रुधिर प्लाज्मा में घुल जाती हैं। इनकी प्रवृत्ति भक्षकाण्विक होती है। केंचुए में विशिष्ट श्वसन तंत्र नहीं होता। श्वसन गैस विनिमय शरीर की आर्द्र सतह से
उनकी रुधिर धारा में संपन्न होता है। केंचुए का उत्सर्जी अंग खंडों में व्यवस्थित और वलयित नलिकाओं के बने होते हैं, जिन्हें वृकक अर्थात नेफ्रिडिया कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: पट्टीय वृकक, अध्यावरणीय वृकक और ग्रसनीय वृकक। पट्टीय नेफ्रॉन 15वें खंड से अंतिम खंड के दोनों ओर अंतरखंडीय पटों में पाए जाते हैं तथा ये आंत्र में खुलते हैं। अध्यावरणीय नेफ्रॉन, जो शरीर की देह भित्ति के आंतरिक आस्तर पर तीसरे खंड से अंतिम खंड तक चिपके रहते हैं तथा ये शरीर की सतह पर खुलते हैं। ग्रसनीय वृकक चौथे, 5वें एवं 6ठे खंड में 3 युग्मित गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के वृकक संरचना में मूलतः समान होते हैं। वृकक शरीर तल के आयतन एवं संगठन का नियमन करते हैं। वृकक कीपनुमा सिरे से प्रारंभ होता है, जो गुहीय कक्ष से अतिरिक्त द्रव को संचित करता है। कीप वृकक के नलिकीय भाग से जुड़ा रहता है, जो उत्सर्जी पदार्थों को छिद्र द्वारा शरीर से एकत्र कर आहार नाल से बाहर निकालता है। तंत्रिका तंत्र मूलतः खंडीय गुच्छिकाओं अर्थात गैंग्लिया के रूप में दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु पर व्यवस्थित होते हैं। बहुत सी तंत्रिका कोशिकाएं इकट्ठी होकर गुच्छिका का निर्माण करती हैं। अग्र सिरे पर तीसरे व चौथे खंड में तंत्रिका रज्जु 2 सिरों में विभक्त होकर पार्श्वतः ग्रसिका को घेरते हुए पृष्ठ सतह पर प्रमस्तिक गुच्छिका अर्थात सेरिब्रल गैंग्लिया से मिलती है। इस प्रकार तंत्रिका वलय बन जाता है। तंत्रिका वलय प्रमस्तिष्क गुच्छिका के साथ मिलकर मस्तिष्क का निर्माण करती है। प्रमस्तिष्क गुच्छिका वलय की अन्य तंत्रिकाओं के साथ मिलकर संवेदी आवेगों और पेशीय अनुक्रियाओं अर्थात रिस्पॉन्सेज को समाकालित करती है। संवेदी तंत्र में आंखों का अभाव होता है, लेकिन इसमें कुछ प्रकाश और स्पर्श संवेदी अंगग्राही कोशिकाएं विकसित होते हैं, जो प्रकाश की तीव्रता के अंतर को महसूस कर सकते हैं तथा पृथ्वी के कंपन को भी महसूस कर सकते हैं। केंचुए में विशेष प्रकार के रसायन संवेदी अंग स्वादाग्राही होते हैं, जो कि रासायनिक उद्दीपनों के लिए प्रतिक्रिया करते हैं। ये संवेदी अंग कृमि के अग्रभाग में पाए जाते हैं। केंचुए उभयलिंगी अर्थात हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, यानी एक ही प्राणी में वृषण नर एवं अंडाशय मादा दोनों जनन अंग मिलते हैं। इनमें 10वें व 11वें खंड में 2 जोड़ी वृषण मतलब टेस्टिस होते हैं। इनकी शुक्र वाहिकाएं यानी वॉस डिफरेंशिया 18वें खंड तक जाती हैं, जहां ये प्रोस्टेट वाहिनी से जुड़ जाती हैं। 2 जोड़ी सहायक अतिरिक्त ग्रंथियां 17वें और 19वें खंड में पाई जाती है। संयुक्त प्रोस्टेट और शुक्राणु वाहिनी 18वें खंड के अधर पार्श्व में एक जोड़ा नर जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। साथ ही 6ठे से 9वें खंड तक प्रत्येक खंड में एक छोटे थैलानुमा संरचनाएं 4 जोड़े शुक्राणुधानियां पाई जाती हैं। यह मैथुन के दौरान शुक्राणुओं को प्राप्त कर संग्रहित करती है। एक जोड़ी अंडाशय 12वें और 13वें खंड के आंतरखंडीय पट पर स्थित होते हैं। अंडाशय के नीचे अंडवाहिनी मुखिका पाई जाती है, जो अंडवाहिनी तक होती है। ये आपस में जुड़कर 14वें खंड के अधर तल पर मात्र एक मादा जनन छिद्र के रूप में बाहर खुलती है। शुक्राणुओं के आपस में आदान प्रदान की प्रक्रिया मैथुन द्वारा होती है। जब एक कृमि दूसरे कृमि को पाता है तथा उसके जनन द्वार मतलब गोनाडल ओपनिंग एक दूसरे के सानिध्य में आते हैं, तो वे अपने शुक्राणुओं से भरे थैलों को, जिन्हें शुक्राणुधर कहते हैं, बदल लेते हैं। पर्याणिका की ग्रंथि कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न कुकुनों में परिपक्व शुक्राणु एवं अंड कोशिकाएं और तरल जमा किया जाता है। निषेचन एवं परिवर्धन कोकून के अंदर होता है, जिसे कृमि
मृदा में छोड़ देता है। अंड व शुक्राणु कोशिकाओं का कोकून के अंदर भी निषेचन हो जाता है। कृमि इन्हें अपने शरीर से अलग कर देता है व मृदा नम स्थान के ऊपर या अंदर छोड़ देता है। कृमि भ्रूण कोकून में रहते हैं। लगभग 3 सप्ताह के लगभग 4 की औसत से कोकून 2 से 20 शिशु कृमि का निर्माण करते हैं। कृमि में परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है, अर्थात लार्वा अवस्था नहीं होती। आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा होगा कि केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है? केंचुआ किसानों का मित्र कहलाता है क्योंकि यह मिट्टी के छोटे छोटे बिल बनाता है जिसमें मिट्टी छिद्रित हो जाती है और बढ़ते पौधों की जड़ों के लिए वायु की उपलब्धता और उनके नीचे की ओर बढ़ना सुगम हो जाता है। इस प्रकार केंचुआ द्वारा मिट्टी को उपजाऊ बनाने की विधि या मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ाने की विधि कृमि कंपोस्ट खाद निर्माण कहलाती है। क्या आप जानते हैं कि केंचुए मछली पकड़ने के लिए प्रलोभक के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं? आइए अब इस सत्र में जो हमने जाना उसकी एक पुनरावृत्ति करते हैं। केंचुआ एक विशेष प्रकार के शरीर की संरचना को प्रदर्शित करते हैं। फेरेटोमा पोस्टोमा केंचुए का शरीर उपचर्म से ढका रहता है। शरीर के सभी खंड 14, 15वां व 18वां को छोड़कर एक से होते हैं। 14, 15वां, 16वां खंड मोटे गहरे ग्रंथिल होते हैं व क्लाइटिलम का निर्माण करते हैं। शरीर के प्रत्येक खंड में एक एस आकार का काइटिन युक्त शूक वलय होता है। यह चलने में सहायता करता है। अधरीय भाग के 5, 6, 6 और 7, 7 और 8 और 8 और 9 खंडों के बीच स्थित खांचों में शुक्रवाहिका द्वार होते हैं। मादा जनन छिद्र 14वें खंड तथा नर जनन छिद्र 18वें खंड में होता है। आहार नाल एक पतली नलिका होती है जो मुख, मुख गुहा, ग्रसिका, पेशिणी, आमाशय, आंत्र और गुदा तक होती है। रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है जो हृदय तथा कपाट का बना होता है। तंत्रिका तंत्र आधार तंत्रिका रज्जु का प्रतिनिधित्व करते हैं। केंचुआ द्विलिंगी प्राणी है। इसमें 2 जोड़े वृषण क्रमश 10वें व 11वें खंड में पाए जाते हैं। एक जोड़ा अंडाशय 12वें और 13वें अंतरखंड के बीच स्थित होता है। यह एक पुंपूर्वी प्राणी है जिसमें निषेचन पाया जाता है। निषेचन और परिवर्धन पराणिका की ग्रंथियों द्वारा स्रावित कोकून के अंदर होता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस सत्र से आपके लिए एक अभ्यास कार्य है। सोचिए, यदि धरती से सारे केंचुए समाप्त हो जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। केंचुए में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वृकक का वर्णन कीजिए। केंचुए में निषेचन के दौरान होने वाले शुक्राणुओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया पर टिप्पणी कीजिए। केंचुए में पाई जाने वाली विखंड अवस्था का वर्णन भी कीजिए। आशा है आपने इस सत्र का आनंद लिया होगा। अब हम इस सत्र को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।